नमस्कार, स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश एसआई का जो एग्ज़ाम होने वाला 2020 के लिए उससे जुड़े हम 40 इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। दोस्तों, ये जो 40 प्रश्न होंगे ये मूल विधि और संविधान के तथा सामान्य अध्ययन के प्रश्न होंगे। तो इन प्रश्नों का बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यह प्रश्न आपके आगे जो यूपी एसआई का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, इनमें से कौन सा विषय राज्य सूची में राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं टोटल कितने प्रकार की लिस्ट है हमारे संविधान में। तो टोटल 3 प्रकार की लिस्ट है हमारे संविधान में। पहली हो गई सेंट्रल लिस्ट यानी कि संघ सूची, हिंदी में लिख देते हैं। तो पहली हो गई संघ सूची, दूसरी हो गई राज्य सूची और तीसरी हो गई आपकी समवर्ती सूची। तो ये 3 प्रकार की लिस्ट हैं जिनका जिक्र हमारे संविधान में है। तो संघ जो सूची है इसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं ये भी इम्पोर्टेंट है। तो पहले संघ सूची में टोटल 97 सब्जेक्ट थे जो अब 100 हो गए हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ, इन्हें आप नोट डाउन करते चलिएगा। पहले संघ सूची में टोटल 97 सब्जेक्ट थे जो अब हो गए हैं 100। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। संघ सूची के जितने भी विषय होंगे, अब जितने 100 विषय हो गए हैं, तो संघ सूची में जितने भी 100 विषय हैं इन सभी विषयों पे जो कानून है वह सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार बनाती है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अब राज्य सूची में कितने विषय हैं, तो राज्य सूची में पहले 61 विषय थे, पहले 66 विषय थे, अब हो गए हैं 61। तो राज्य सूची में पहले जो थे 66 विषय थे, अब हो गए हैं 61। तथा राज्य सूची के जो 61 विषय हैं वर्तमान में उन पे कानून कौन बनाएगा, तो राज्य सरकारें। इन्हें भी आप ध्यान दीजिएगा। अब लास्ट में आपका बचता है समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में कितने सब्जेक्ट हैं, तो पहले जो है समवर्ती सूची में 47 सब्जेक्ट हुआ करते थे, अब हो गए हैं 52। यानी कि पहले समवर्ती सूची में 47 सब्जेक्ट थे, अब 52 हो गए हैं। तथा समवर्ती सूची में जो है कानून कौन बनाता है, तो दोनों की सहमति से जो है कानून बनाया जाता है। समवर्ती सूची में संघ और राज्य की संघ और राज्य मिलकर जो है समवर्ती सूची के कानून बनाते हैं। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। तो ये सभी जो लिस्ट है इन्हें आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से भी प्रश्न लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्रश्न पे आते हैं हम। तो प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इसमें से कौन सा जो सब्जेक्ट है वह राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो राज्य सूची के अंतर्गत कौन सा सब्जेक्ट आता है, तो ऑप्शन बी यानी कि भूमि और जो भवन पर कर लगता है यह राज्य सूची के यानी कि स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, भूमि और भवन पर कर। वहीं ऑप्शन ए की अगर हम बात करें तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन ये किस सूची के अंतर्गत आता है, तो ये समवर्ती यानी कि कंकरेंट लिस्ट के अंतर्गत आता है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। जो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन का सब्जेक्ट है यह समवर्ती सूची यानी कि कंकरेंट लिस्ट के अंतर्गत आता है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लोकसभा के बारे में। तो जो लोकसभा है टोटल लोकसभा सीटों का प्रावधान कितने यानी कि हमारे संविधान में टोटल यानी कि मैक्सिमम लोकसभा सीटें कितनी हो सकती हैं, कितनी सीटों का जिक्र है, तो टोटल जो है मैक्सिमम जो है लोकसभा की जो सीटें हैं वो 552 हो सकती हैं। इसे आप ध्यान दीजिएगा। जो लोकसभा की मैक्सिमम सीटें हैं वो 552 हो सकती हैं। इन 552 सीटों में से 530 जो सीटें होती हैं वो राज्यों की होती हैं यानी कि स्टेट की होती हैं 530 सीटें, और इसमें से जो 20 सीटें होती हैं वो यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों की होती हैं, और बाकी की जो 2 सीटें बचती इस पे एंग्लो इंडियन समुदाय के लोग मनोनीत किए जाते हैं भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। तो इस प्रकार टोटल 552 सीटें मैक्सिमम हो सकती हैं लोकसभा में। तो ये रेशियो आप याद रखिएगा। 500 सीट इसमें से होती है, 530 सीट होती है स्टेट के लिए, राज्य के लिए, 20 सीट इसमें से होती है केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, और बाकी जो 2 सीटें बची उस पर एंग्लो इंडियन समुदाय के लोग मनोनीत किए जाते हैं भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसे आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे हमने बात की मैक्सिमम सीटें 552 हो सकती हैं। वर्तमान में कितनी सीटों पर लोकसभा की चुनाव होता है,
तो प्रेजेंट टाइम में 545 सीटों पर ही चुनाव लड़े जाते हैं लोकसभा के। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट टाइम में लोकसभा की 545 सीटों पर ही चुनाव लड़े जाते हैं। इनमें से 530 जो सीटें होती हैं वो किसकी होती हैं, तो राज्यों की 530 सीटें होती हैं। उसके बाद 2 सीटें आपको मैंने बताया एंग्लो इंडियन समुदाय के लोग मनोनीत किए जाते हैं 2 सीटों पर, और बाकी आपकी कितनी सीट बची, तो 13। तो 13 सीटें किसकी हो गई, तो यूनियन टेरिटरी की। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, ये रेशियो भी लगातार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि 545 जो सीटों पर चुनाव लड़ा जाता है, इसमें से राज्य के लिए कितनी सीटें होती हैं, एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए कितनी सीटें होती हैं, और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आवंटित की गई हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे लोकसभा सीटों की बात है, तो उत्तर प्रदेश एसआई का यह एग्जाम है। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें हैं 80। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, यह भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब आते हैं हम अपने प्रश्न पे। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो हमारे लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें अब आरक्षित हैं, तो टोटल 47 सीट जो हैं लोकसभा की वो अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित की गई हैं। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी में प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए कौन सी जनहित याचिका दायर की गई थी। तो गंगा नदी में प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए कौन सी जनहित याचिका दायर की गई थी, तो एमसी मेहता बनाम भारत संघ यह जनहित याचिका दायर की गई थी गंगा नदी में प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए। तो एमसी मेहता बनाम भारत संघ, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस एक स्वचालित रूप में खुद को कूट करता है जब हर बार वह प्रणाली को संक्रमित करता है और प्रतिलिपि बनाता है। तो इस प्रकार के वायरस का आपको नाम बताना है। तो इस प्रकार के वायरस को कहा जाता है पॉलीमार्फिक वायरस, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। इस प्रकार का वायरस कहलाता है पॉलीमार्फिक वायरस। अगला प्रश्न है, किस देश ने 1914 में जापानी स्टीमर कामगाटा मारू के प्रवेश के लिए मना कर दिया था। दरअसल ये जो जापानी नाव थी, जापानी जलयान जो था कामगाटा मारू, इस पे टोटल 351 यात्री सवार थे जो कनाडा जा रहे थे। तो कनाडा की जो गवर्नमेंट थी उसने इन 351 यात्रियों को जहाज से उतरने से मना कर दिया था अपने तट पे। तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन ए, यानी कि कनाडा। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, 1956 में किन मानदंडों के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। तो 1956 में भाषागत और सांस्कृतिक एकरूपता के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही है। भाषागत और सांस्कृतिक एकरूपता के आधार पर जो है वर्ष 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा। एक चीज़ और, भाषाई आधार पे जो गठित होने वाला पहला राज्य था वह कौन था, तो 1953 ईस्वी में पहला राज्य गठित किया गया था भाषा के आधार पर, उसका नाम था आंध्र प्रदेश। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, भाषा के आधार पर गठित होने वाला जो पहला राज्य था वह था आंध्र प्रदेश। इसका गठन किया गया था 1953 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, CR मतलब हमारी जो भारतीय दंड संहिता है वर्ष 1860 में मैकाले द्वारा प्रारूपित संहिता का संशोधित संस्करण है। तो आपको बताना है कि मैकाले के द्वारा जो संहिता संशोधित की गई थी उसको कौन कौन से देश अपनाते हैं। तो मैकाले की जो संहिता थी 1807 की, उसको कौन कौन अपनाता है, तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन सी, ए, बी और सी, यानी कि सिंगापुर, ब्रुनेई और श्रीलंका सहित भारत जो हैं ये 1860 की लॉर्ड मैकाले की संहिता को अपनाते हैं। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अगला प्रश्न है,
भारत की राज्य नीति के निर्देश सिद्धांतों के संदर्भ में जो दो कथन दिए गए इनमें से कौन था कथन सही है आपको बताना है। यानी कि जो हमारे डीपीएसपी हमारे राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उनसे संबंधित जो दो कथन दिए गए हैं वो उनमें से कौन सा कथन सही है। तो आइए देख लेते हैं। पहला कथन क्या कह रहा है, सामाजिक व आर्थिक उन्नति के लिए ये राज्य को संबोधित किए गए कुछ निर्देश हैं। तो यह बिल्कुल सही कथन है, ऑप्शन ए हमारा सही है। बी ऑप्शन क्या कह रहा है, ये न्यायालय में प्रवर्तनीय है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो डीपीएसपी होते हैं ये न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं किए जा सकते, न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। इनको राज्यों के विवेक के ऊपर छोड़ दिया जाता है कि राज्य जब भी अपनी नीति बनाएंगे तो इन डीपीएसपी को भी अपने जो है नियमों में शामिल करेंगे, परंतु इन डीपीएसपी को न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन ए है हमारा सही है और जो बी कथन दिया गया है वो बिल्कुल गलत है। तो आप ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, हमारे जो मानवाधिकार मौलिक अधिकार होते हैं, ये न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय होते हैं, यानी कि न्यायालय के द्वारा इनको लागू कराया जा सकता है। फंडामेंटल राइट्स को न्यायालय के द्वारा लागू कराया जा सकता है, परंतु डीपीएसपी को लागू नहीं कराया जा सकता है। ये मेजर डिफरेंस है, इसे आप ध्यान दीजिएगा, यह कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, 30 नवंबर 2017 को राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन थी। तो ये उस समय जब पेपर हुआ था उस समय के करंट अफेयर्स का प्रश्न है। तो जब यह पेपर हुआ था तो उस समय राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष थी ललिता कुमार मंगलम, और वर्तमान में यानी कि 2020 में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो रेखा शर्मा। तो रेखा शर्मा आप याद रखिएगा वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, तो आप इसे याद रखिएगा। तथा एक चीज़ और आप नोट डाउन कर लीजिएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब पारित किया गया था, तो 1990 में जो है राष्ट्रीय महिला जो है अधिनियम आयोग अधिनियम पारित किया गया था। तथा इसको 10 जनवरी 1992 को एक सांविधिक निकाय बना दिया गया था। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला है, यह जो प्रतीक चिन्ह आपको दिखाया जा रहा है यह किसका मतलब किस चीज़ को इंडिकेट करता है आपको बताना है। तो यह जो प्रतीक चिन्ह दिखाया गया यह किसको इंडिकेट करता है कि जो आगे रास्ता है वह गोल है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। यह जो प्रतीक चिन्ह दिखाया गया है यह प्रतीक चिन्ह इंडिकेट करता है कि आगे का जो रास्ता है वह गोल है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 54वां प्रश्न, किसी न्यायिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने मतलब आपको बताना कि वह कौन सा न्यायिक मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह राय दी थी कि अनुसूचित क्षेत्रों में सरकारी जमीन, आदिवासियों की जमीन और वन्य भूमि गैर आदिवासियों अथवा निजी कंपनियों को खनन अथवा औद्योगिक कार्यों के लिए पट्टे पर नहीं दी जा सकती है तथा ऐसे कार्य केवल आदिवासी तथा सरकारी उपक्रम द्वारा ही किए जाएंगे। तो यह जो निर्णय था यह किस मामले में दिया गया था, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो यह जो निर्णय था यह किस मामले में दिया गया था, तो समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए। अगला है, किसने गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो था हमारा 1947 का, इसने गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया था। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अगला प्रश्न है, जलोढ़क तलछट का अर्थ निम्नलिखित में से किस प्रकार की भूमि से है। तो जलोढ़क तलछट का जो अर्थ है वह किस प्रकार की भूमि से है, तो नदी द्वारा निर्मित कटाव भूमि से, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। जलोढ़क तलछट का जो अर्थ होता है यह होता है नदी द्वारा निर्मित कटाव भूमि, यानी ऑप्शन जो डी है इस प्रश्न का बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, आपको बताना है कि भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग के किसी भी आरोप पर प्रकटीकरण हेतु लिखित शिकायत के लिए भारत सरकार ने किस संस्था को नामित किया है। मतलब किस संस्था के द्वारा भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग का किसी पर आरोप लगा तो उसकी जांच कौन करता है, तो सीबीआई, यानी कि हमारा जो केंद्रीय जांच ब्यूरो है जो सीबीआई है वह इस प्रकार के मामलों की जांच करता है।
अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी। ये दो सदन होंगे, राज्यसभा और लोकसभा। तो यह जो कथन है यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है? तो 79 जो आर्टिकल हमारा है संविधान का, यह कहता है कि जो हमारा संघ है वो उसमें उसके लिए एक संसद होगी। यह जो संसद है यह राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी, लोकसभा और राज्यसभा। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार का प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारी जो संसद है उसके अभिन्न अंग कौन कौन है, मतलब हमारी जो संसद है किनसे मिलकर बनी हुई है। तो हमारी जो संसद है 3 लोगों से मिलकर बनती है। पहले तो हो गए हमारे राष्ट्रपति हो गए, उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा। तो हमारी संसद का निर्माण इन तीनों से होता है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ये प्रश्न कई बार लगातार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, किसके सुझाव पर राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करते हैं? तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति किस आधार पर करते हैं? तो प्रधानमंत्री के द्वारा, मतलब प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है, प्रधानमंत्री के सुझाव पर राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घकालिक विकास और हमारे विश्व को बदलने के लिए अग्रणी सिद्ध हो सकता है? तो औद्योगिकरण और आधारभूत संरचना संबंधी जो विकास है या किसी भी देश को, मतलब जो है हमारे विकास, हमारा जो दीर्घकालीन विकास है उसको और बढ़ा सकता है। औद्योगिकरण और आधारभूत संरचना संबंधी जो विकास हैं यह दीर्घकालिक विकास के लिए उपयोगी होते हैं। अगला प्रश्न है सितंबर, ये उस समय के करंट अफेयर्स का प्रश्न है, उतना रिलेवेंट आपके लिए नहीं है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 62वां, सूचना का अधिकार यानी कि आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया के संबंध में कौन सा वक्तव्य सही है? तो देख लेते हैं। सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन का कोई निर्धारित प्रारूप नहीं है, आवेदन सादे कागज पर किया जा सकता है। तो यह जो कथन है, यह कथन क्या है? तो यह कथन गलत है, इसे आप ध्यान में दीजिएगा। और दूसरा कथन क्या कह रहा है? सूचना पाने के पीछे क्या कारण है, सूचना प्रार्थी को यह बताने की आवश्यकता नहीं है। तो यह कथन आरटीआई के मामले में सही है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन, मतलब जो कथन बी है वह हमारा सही है और कथन ए गलत है। अगला प्रश्न हमारा है, बिना दलाली खाता खोले एक विदेशी कंपनी के शेयरों को बेचने और खरीदने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक साधन उपयुक्त है? तो बिना दलाली खाता खोले एक विदेशी कंपनी के शेयरों को बेचने और खरीदने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक साधन उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर है ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के अनुसार सरकारें निम्न काम के लिए भूमि अधिग्रहण कर सकती हैं, मतलब निम्न के लिए भूमि अधिग्रहण कर सकती किसके लिए? तो भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के अनुसार जो सरकारें हैं वो किसके लिए भूमि अधिग्रहण कर सकती हैं? तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है, ए और बी, यानी कि सामरिक प्रयोजन के लिए और परियोजनाओं से प्रभावित परिवारों के लिए जो है सरकारें भूमि का अधिग्रहण कर सकती हैं। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ए और बी जो कथन है यह सही है। अगला है, भारत में बाल अधिकारों का संरक्षण, उन्नयन और हिफाजत करने के लिए वर्ष 2007 में एक वैधानिक निकाय के रूप में किसकी स्थापना की गई? तो भारत में बाल अधिकारों के संरक्षण, उन्नयन और हिफाजत करने के लिए वर्ष 2007 में एक वैधानिक निकाय बनाया गया था जिसको नाम दिया गया था राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2007। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। आपको बताना इसमें से कौन सा एक मेलवेयर है जो आपके कंप्यूटर पर विज्ञापन दिखाता है? तो ऑप्शन सी यानी कि रूट किट जो है यह एक प्रकार के मेलवेयर का एग्जाम्पल है जो कंप्यूटर पे विज्ञापन दिखाता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, रूट किट। अगला है, निम्नलिखित में से गति या तीव्रता के आधार पर कौन सी मुद्रास्फीति का एक प्रकार नहीं है? तो इसमें से द्रुत मुद्रास्फीति, अति मुद्रास्फीति और मंद मुद्रास्फीति ये मुद्रास्फीति का एक प्रकार, मतलब प्रकार है, बल्कि इसमें से जो ऑप्शन बी है लागत जन्य मुद्रास्फीति यह
मुद्रास्फीति का प्रकार नहीं है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन बी जो है मुद्रास्फीति का प्रकार नहीं है। बाकी तीनों जो ऑप्शन है, द्रुत मुद्रास्फीति, अति मुद्रास्फीति और मंद मुद्रास्फीति, ये तीनों मुद्रास्फीति के प्रकार हैं, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला है, महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले पहले भारतीय कौन है? तो महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले पहले भारतीय कौन है? तो किसारी मोहन गांगुली जो हैं, ये महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले पहले भारतीय थे। तो ऑप्शन जो इसका ए था बिल्कुल सही था, किसारी मोहन गांगुली। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय वन सेवा के कैडरों का नियंत्रक और प्राधिकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, इनसाइडर ट्रेडिंग यानी कि भेदिया लेन देन किससे संबंधित है? तो इनसाइडर ट्रेडिंग का जो संबंध है यह शेयर बाजार से है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला है, आपको कथन दिया गया है राज्यपाल के संबंध में, तो आपको बताना है कि राज्यपाल के संबंध में जो 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन कथन सही है, ये देख लेते हैं। विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक पर वह अपनी स्वीकृति न देकर उसे राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए भेज सकता है, तो यह कथन बिल्कुल सही है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद दूसरा कथन क्या है, आपातकालीन शासन के दौरान राज्यपाल मंत्रिमंडल के सुझावों की अवहेलना कर सकते हैं, तो यह कथन बिल्कुल गलत है। तो केवल एक कथन ऑप्शन ए वाला सही है राज्यपाल के संबंध में। अगला प्रश्न है, इनमें से किस पर्यावरणविद को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो पर्यावरणविद कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। इनका संबंध किससे है? चिपको आंदोलन से, चिपको मूवमेंट से इनका संबंध है। सुंदरलाल बहुगुणा का इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, उस समय के करंट अफेयर्स का प्रश्न, इतना रिलेवेंट आपके लिए नहीं है। इसके बाद 174वां प्रश्न भी उस समय के करंट अफेयर्स का है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद की शपथ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? मतलब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के संबंध में जो कथन दिए गए हैं 2, इनमें से कौन से कथन सही हैं? तो देख लेते हैं। संविधान का संरक्षण, सुरक्षा और प्रतिरक्षा करने के लिए राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेते हैं, तो ये बिल्कुल सही कथन है। दूसरा कथन क्या कह रहा है? उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति अपनी सत्यनिष्ठा और वफादारी की शपथ लेते हैं, तो यह भी कथन बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से दोनों कथन सही है। अगला है, आदर्श परिस्थिति में एक नए पादप या पौधे के पुनरुज्जीवित और विकसित करने के लिए एक कोशिका के गुण को किस रूप में जाना जाता है? तो इसको कहते हैं टोटीपोटेंसी, यानी ऑप्शन जो सी है, ऑप्शन जो बी है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। आदर्श परिस्थिति में एक नए पादप और पौधे में पुनरुज्जीवित और विकसित करने के लिए एक कोशिका के गुण को टोटीपोटेंसी कहा जाता है। अगला है, यमुना और बेतवा नदियों का संगम कहाँ होता है? तो यमुना और बेतवा नदियों का जो संगम है ये आपको मिलेगा हमीरपुर में, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला है, किस वर्ष लोकसभा और राज्यसभा का गठन किया गया था? तो 1952 में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। फॉर्म 16 जो होता है यह दर्शाता है कि भिन्न भिन्न कटौतीकर्ताओं जैसे वेतन के लिए नियोक्ता, ब्याज के लिए बैंक इत्यादि द्वारा स्रोत पर कर की कटौती हो चुकी है और वह सरकार को जमा कर दिया गया है। यह फॉर्म 16 बताता है, दरअसल यह इनकम टैक्स से रिलेटेड है, फॉर्म 16। लास्ट प्रश्न आज का हमारा है, स्वतंत्रता के अधिकार में क्या निहित है? तो जो राइट टू फ्रीडम हमको दिया गया, इसमें कोई भी पेशा अपना सकते हैं आप, भाषण की स्वतंत्रता है, तो ये 2 जो अधिकार हैं यह स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। जो स्वतंत्रता के अधिकार है हमारे फंडामेंटल राइट्स में दिए गए हैं, उनमें कोई भी पेशा अपनाना और भाषण की स्वतंत्रता इन दोनों का जिक्र है, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। बाकी अस्पृश्यता का उन्मूलन और यह राइट टू इक्वलिटी में आता है, और धर्म और पालन का प्रचार ये दूसरे हमारे फंडामेंटल राइट्स में आता है। तो 2 ही इसके राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन ए और बी। तो यहाँ पे हमने टोटल 40 प्रश्नों को कवर कर लिया है, जो कि मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान से रिलेटेड थे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।